और अध्यापन। अध्ययन का मतलब होता है पढ़ना, और अध्यापन मतलब होता है पढ़ाना। ओके, तो वेदों को पढ़ना और पढ़ाना, और पढ़ के पढ़ा के लोगों को सही रास्ता दिखाना, लोगों को सही मार्ग दिखाना, लोगों के मेंटर का काम, लोगों के मार्गदर्शक का काम करना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, पूजा पाठ करना, ये एक काम है। दूसरा काम है राज्य की सुरक्षा का काम, देश की सुरक्षा करना, देश की रक्षा के काम में लग जाना। तीसरा काम है बिजनेस, व्यवसाय, पेशा करके लोगों का पेट पालना, लोगों का पेट भरना। और चौथा काम है किसी भी तरह की चाकरी करना या सेवा करना, लोगों की सेवा करना। आपके पास 4 काम है। इन चारों कामों में से आप जो भी काम चुनते हो, इट इज योर चॉइस कि आपको क्या करना है। अगर सपोज कर लीजिए एक व्यक्ति ने ये काम चुना कि मुझे तो लोगों की सर्विस, लोगों को सर्विस देना है, लोगों की सेवा करनी है, तो वो इससे जुड़ा हुआ जो वर्ण है शूद्र, वो शूद्र वर्ण का व्यक्ति कहलाएगा। एक दूसरे व्यक्ति ने ये कार्य चुना तो इससे जुड़ा हुआ वर्ण है क्षत्रिय, वो क्षत्रिय कहलाएगा। किसी तीसरे व्यक्ति ने ये कार्य चुना, ये वैश्य कहलाएगा। और किसी व्यक्ति ने ये कार्य चुना तो ये ब्राह्मण कहलाएगा। तो जो व्यक्ति जो कार्य चुनेगा वो उस वर्ण का सदस्य कहलाएगा। इट मे बी पॉसिबल, ऐसा भी संभव है, ऐसा भी पॉसिबल है कि एक व्यक्ति है, उसके 4 बेटे होते हैं। एक बेटे ने अध्ययन अध्यापन चुना तो ब्राह्मण हो गया। दूसरे बेटे ने राज्य की रक्षा का जिम्मेदारी संभाली, राज्य की रक्षा का उत्तरदायित्व लिया तो वो क्षत्रिय हो गया। तीसरे बेटे ने अपना बिजनेस व्यवसाय बढ़ाया तो वैश्य हो गया। और चौथे ने लोगों की सर्विस का काम चुना, लोगों की सेवा का काम चुना तो वो शूद्र हो गया। एक ही व्यक्ति के 4 लड़के 4 वर्णों से कनेक्टेड हो गए। ये ब्राह्मण ने कुछ दिन बाद सोचा कि मैं अब देश की सेवा करूंगा, मैं देश के सेवा के लिए काम करूंगा। तो ये ब्राह्मण मतलब क्या हुआ, इसका मतलब था कि ये व्यवस्था जन्म पर आधारित तो नहीं थी। ओके, ये व्यवस्था जन्म से तय नहीं होती थी कि कौन ब्राह्मण होगा, कौन क्षत्रिय होगा, कौन वैश्य होगा और कौन शूद्र होगा, बल्कि ये व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? कर्म पर आधारित थी। जो जैसा कर्म करेगा, जो जिस तरह का कर्म करेगा वो उस वर्ण का सदस्य। ओके, दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या थी कि मोबिलिटी यानी गतिशीलता संभव थी। गतिशीलता यानी मोबिलिटी संभव थी। इट वाज अ डायनेमिक सिस्टम, यह एक गतिशील व्यवस्था थी। इसका मतलब क्या हुआ, व्यक्ति चाहे तो अपने जीवन में ही, अपने जीवन में ही मेहनत करके, प्रयास करके, अपने प्रयास के माध्यम से अपना वर्ण बदल सकता था। मतलब देयर वाज अ चांस
तो चाहे तो अपना वर्ण बदल ले, बिल्कुल वैसे ही बदलना है जैसे किसी ने साइंस लिया 12th तक किसी ने विज्ञान पढ़ा, लेकिन अब उसका मन आगे बीएससी करने का नहीं है। ओके, अब उसने 12th तक उसने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा, ओके, बायोलॉजी पढ़ी, अब उसका मन है हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ने का, तो वो अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकता है, बंधा हुआ नहीं है कि भाई तुमने 12वीं में क्यों साइंस लिया, अब साइंस लिया है तो जिंदगी भर अब तुम्हें साइंस ही पढ़ना पड़े, ऐसा नहीं था। कोई व्यक्ति चाहे अपने जीवन में अपना वर्ण आसानी से बदल सकता था या परिवर्तित कर सकता था। इट वॉज अ वर्ण सिस्टम, यही वर्ण व्यवस्था थी। ओके, जो वर्ण व्यवस्था का हमें सबसे पहला उल्लेख, द फर्स्ट टाइम दिस सिस्टम वाज मेंशन इन ऋग्वेद, सबसे पहला उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में जो ऋग्वेद में कुल टोटल 10 मंडल हैं, 10 मंडल हैं। मंडल एक, मंडल मतलब भाग, 10 भागों में पूरा ऋग्वेद बटा हुआ है। ओके, 10 मंडल हैं और 1028 1028 श्लोक हैं, सूक्तियां हैं, मंत्र हैं। तो 10वां मंडल, जो 10वां मंडल है यानी सबसे अंतिम मंडल है, वो सबसे नवीन माना जाता है, वो सबसे नया माना जाता है। सबसे बाद में 10वां मंडल जोड़ा गया, उस सबसे नवीन मंडल 10वां मंडल है। तो ये जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल में एक सूक्त है, यानी एक श्लोक है जिसका नाम है पुरुष सूक्त। क्या नाम है? 10वें मंडल में एक सूक्त है ऋग्वेद के जिसका नाम है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त मतलब क्या होता है कि इस सूक्त में एक दैवीय, एक डिवाइन पुरुष के बारे में बताया गया है, एक दैवीय पुरुष के बारे में बताया गया है। और ये कहा गया है कि जो पुरुष है, ये पुरुष, ओके, के मुंह से ब्राह्मण, इस दैवीय पुरुष के मुंह से, ऋग्वेद में ऐसा लिखा हुआ मिलता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के सूक्त में ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि इस दैवीय पुरुष जो डिवाइन मैन है, उसके मुख से ब्राह्मण, उसकी जो भुजाएं हैं, इन भुजाओं से क्षत्रिय, उसकी थाई यानी जो जांग है, जांग से वैश्य, और उसके पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ओके, मीन्स दिस इज द ऑर्गेनिक थ्योरी, दिस इज द ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ समाज का। ये जैसे समाज होता है, इस सूक्त के माध्यम से, इस श्लोक के माध्यम से जो वैदिक ऋचाकार हैं, यानी वेदों को लिखने वाले जो विद्वान हैं, वो बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी, हमारा समाज इज लाइक द बॉडी ऑफ अ मैन। हमारा समाज भी एक व्यक्ति के शरीर जैसा है, ठीक, जैसे शरीर में कई अंग होते हैं, शरीर में कई अंग होते हैं, वैसे ही समाज में भी कई अंग होते हैं। जैसे शरीर के हर अंग का अपना स्पेसिफिक काम होता है, शरीर का हर अंग फंक्शनल होता है, और क्या करता है हर अंग, हर अंग का अपना काम स्पेसिफिक यानी विशिष्ट कार्य होता है, सामान्य कार्य नहीं करता है शरीर का कोई अंग। लाइक जैसे मुंह है, मुंह खाने का काम करता है, ओके, कान से नहीं खाया जा सकता, कान ये काम नहीं कर सकता है। अलावा इसके मुंह बोलने का काम भी करता है, ओके,
ये काम नाक नहीं कर सकती बोलने का, या आंख नहीं बोल सकती है, आंख आंख बोल के किसी से बातचीत नहीं कर सकती है। ओके, तो मुंह का काम सिर्फ मुंह, और आंख का काम सिर्फ आंख, हाथ का काम सिर्फ हाथ, पैर का काम सिर्फ पैर कर सकता है, और इसमें कोई भी ऊंच नीच नहीं है। ठीक है, आप ये कह सकते हो क्या कि पैर का काम कम महत्वपूर्ण है, हाथ का काम ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या आप ये कह सकते हो आंख का काम ज्यादा महत्वपूर्ण है, हाथ का काम कम महत्वपूर्ण है? नहीं कह सकते ना। तो शरीर के हर अंगों का हमारे शरीर के लिए समान महत्व है। उसी प्रकार समाज के भी 4 अंग, हमारे जो वैदिक ऋचाकार हैं, वैदिक विद्वान हैं, उन्होंने समाज के भी 4 अंग बताए, और क्या कहा कि हर अंग का एक स्पेसिफिक, एक विशिष्ट कार्य है जो उस अंग के द्वारा ही किया जाना चाहिए। अब ये कैसे डिसाइड हो, कोई व्यक्ति ब्राह्मण बनेगा, कोई व्यक्ति क्षत्रिय बनेगा, कोई व्यक्ति वैश्य बनेगा, या कोई व्यक्ति शूद्र बनेगा, ये कैसे तय हो? तो ऋग्वेद में बताया गया है कि इट शुड बी डिसाइडेड बाय द चॉइस या इंटरेस्ट या रुचि। जिसका जैसा स्वभाव हो, जिसकी जैसी रुचि हो, उसको उसी के अकॉर्डिंग, उसको उसी के अनुसार कार्य सौंपा जाना चाहिए। हमारे वेदों में, हमारे भारतीय दर्शन में इंसान, मनुष्य जो है, मनुष्य के बारे में बताया गया है कि मनुष्य का एक तो शरीर है। ओके, मनुष्य का एक बॉडी है, एक शरीर है, और दूसरा मनुष्य का मन है। क्या है? मन और शरीर। शरीर जो है उसको कहते हैं नाम, और मन है रूप। रूप मतलब तमाम तरह के फॉर्मेशंस, फॉर्म, तमाम तरह के फॉर्म, तमाम तरह की आकृतियां हमारा मन बनाता है, और नाम शरीर का होता है। तो नाम रूप, ये शरीर जो है, ये शरीर, ये जो हमारी बॉडी है, ये 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है। कितने? 5 तत्वों से मिलकर ये पूरा शरीर बना हुआ है। ओके, है आइडिया आप लोगों को? देखिए, तुलसीदास जी ने लिखा है, मैं वही बता देता हूं। इति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा। ओके, तो हमारे शरीर, हमारा जो बॉडी है, हमारा बॉडी, हमारा शरीर है। पहला तत्व है उसमें क्षिति। क्षिति मतलब हमारे शरीर कई जो पार्ट देख रहे हो आप, हड्डियां, मसल्स, ये सब जो कुछ आप देख रहे हो, जो मांस है, ये मांस बना हुआ है धरती से। धरती ने अपना तत्व निकाल के दिया। कहां दिया हमें? कैसे दिया? धरती ने अपना तत्व दिया गेहूं के रूप में, धरती ने अपना तत्व निकाल के दिया चावल के रूप में, धरती ने अपना तत्व दिया शक्कर के रूप में, और उससे हमारी बॉडी ग्रो हुई। स्थिति हो गया। जल, पानी हम पीते हैं, स्थिति जल। पावक, पावक का मतलब होता है हवा। ओके, सॉरी, पावक का मतलब होता है अग्नि। स्थिति जल, पावक, अग्नि। अग्नि मतलब हमारे बॉडी में अग्नि है, हमारे शरीर के अंदर जठर अग्नि है। ओके, जिससे खाना पचता है। हमारी सेल्स के भीतर अग्नि है, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। गगन, गगन मतलब होता है आकाश। आकाश मतलब होता है स्पेस। स्पेस, शरीर में काफी खाली जगह है। ये शरीर पूरी सॉलिड बॉडी नहीं है,
शरीर अंदर से हॉलो है, खाली स्पेस है, जगह, मुंह के अंदर जगह है ना। समीर का मतलब होता है हवा, हवा है, हमारे ब्लड में हवा है, खून में हवा है कि नहीं? हाँ हाँ, किस रूप में? हाँ, खून में हवा है ऑक्सीजन के रूप में, ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। हम ऐसे खींचते हैं हवा शरीर के अंदर, ऐसे निकालते हैं, खींचते हैं और निकालते हैं, खींचते हैं और निकालते हैं। तो इस तरह से 5 तत्वों से मिलकर के ये हमारी बॉडी, ये हमारा शरीर निर्मित होता है। ओके, तो इन 5 तत्वों के बारे में पहले हम यहां पर लिख लेते हैं। स्थिति मतलब होता है पृथ्वी यानी धरती, जल, अग्नि, गगन, आकाश, समीर, हवा। ये 5 तत्वों से मिलकर के हमारा शरीर बनता है। 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बनता है, और 3 तत्वों से मिलकर के हमारा मन बनता है, जिससे हमारी प्रवृत्ति तय होती है कि हम किस तरह के इंसान होंगे। वो जो 3 तत्व हैं हमारे अंदर गुणों को पैदा करते, तो इसलिए उन्हें हम त्रिगुण कहते हैं। एक तत्व है जिसका नाम है सत, दूसरा तत्व है रज, और तीसरा तत्व है तम। एक तत्व है सत, दूसरा तत्व है रज, और तीसरा तत्व है तम। ओके, ठीक है। तो यहां क्या है कि सत, रज और तम। सत प्रतीक है फ्लो का, बहाव का, गति का, ओके, जिसके अंदर फ्लो हो, जिसके अंदर बहाव हो, जिसके अंदर गतिशीलता हो, वो सतोगुणी होता है। उसके अंदर सत का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। ओके, रज, रज जो प्रतीक होता है, रज प्रतीक होता है चंचलता का, रज प्रतीक होता है तेजी का, रज प्रतीक होता है धक्के का, ओके, और तम प्रतीक है स्थिरता का। ओके, तो किसी का मस्तिष्क तेज चलता है तो सतोगुणी है, तेज दिमाग है। किसी का जो मस्तिष्क है वो चंचल है, स्थिर नहीं है, उसमें उतावलापन है, उसमें उग्रता है, उसमें पेशेंस नहीं है, तो वो रजोगुणी है। बात बात में किसी का भी सिर फोड़ देने को तैयार रहता है, मार काट देने को तैयार रहता है, वो उग्र होता है, उसमें एनर्जी ज्यादा होती है, रजोगुण। ओके, और कोई सोया हुआ इंसान है, मतलब किसी किसी में कोई तेजी ही नहीं है, वो आलस के मारे उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि उठ पाए, तो वो तमोगुणी इंसान होता। ओके, तो ऋग्वेद में ऐसा कहा गया है कि जो ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण, ब्राह्मण के अंतर्गत, ब्राह्मण के अंदर सतोगुण की प्रधानता पाई जाती है। जो क्षत्रिय होता है, क्षत्रिय के अंतर्गत, अंदर, क्षत्रिय के भीतर
रजोगुण की प्रधानता होती है। जो वैश्य होता है, वैश्य के अंदर रजोगुण और प्लस तमोगुण की प्रधानता होती है। और जो शूद्र होता है, शूद्र के अंदर तमोगुण की प्रधानता होती है। तो इस तरह से चारों वर्णों के लोगों का नेचर, देखिए बने सब एक ही मिट्टी के हैं, बने सब उन्हीं 5 तत्वों से हैं, बने सब उन्हीं 5 तत्वों से हैं, लेकिन पांचों के गुण, पांचों की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। तो जैसी जिसकी प्रॉपर्टी हो, जैसा जिसका नेचर हो, जैसा जिसका गुण हो, उसी के अनुरूप उसमें इंटरेस्ट पैदा होता है। जैसा आपका गुण है, ओके, वैसे ही आपकी रुचि भी पैदा होती है। जैसे जो बहुत उतावला है, जो बहुत एग्रेसिव है, जो लड़ने, धक्का देने, मार देने, पीट देने के तैयार रहता है, उसे सेना में भेजा जाना चाहिए। ओके, जिसमें स्थिरता हो, जिसके जिसके मन में स्थिरता हो, जिसके दिमाग में स्थिरता हो, उसे सर्विस क्लास ज्वाइन करना चाहिए, उसे सेवा देनी चाहिए। उसमें कोई उतावलापन नहीं। वो 20 साल 25 साल एक डेली रूटीन पर वो काम कर सकता है, सुबह जाना शाम आना, सुबह जाना शाम आना, वो उगता नहीं है। ओके, और जिसमें सतगुण हो, जिसमें बहाव हो, जिसमें फ्लो हो, जिसका दिमाग बड़ी तेजी से चलता हो, उसे ब्राह्मण हो। ओके, ऐसा ही कॉन्सेप्ट रख के हमारे जो मनीषी थे, जो विद्वान थे, जो ऋचाकार थे वैदिक, उन्होंने पूरे समाज को 4 वर्णों में बांटा। बहुत लंबे समय तक, ये लगभग 500 से 600 साल तक, 500 साल से 600 साल तक ये व्यवस्था भारत में चलती रही। इस पीरियड को, जिसमें ये व्यवस्था चलती रही, उस काल को हम वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, समय के साथ साथ पॉपुलेशन बढ़ती गई, समय के साथ साथ जनसंख्या बढ़ती गई। जनसंख्या बढ़ी तो लोगों की आवश्यकता बढ़ी, लोगों की जरूरतें बढ़ी। एक नया व्यवसाय आया जिसका नाम है कृषि, खेती। खेती आई क्योंकि इसी समय में लोहे की खोज हुई। लोहे की खोज ने एक तरफ तो खेती को जन्म दिया और दूसरी तरफ जन्म दिया युद्ध को। ओके, और इन दोनों चीजों ने, खेती और युद्ध ने, इन दोनों चीजों ने कई नए नए कर्मकार पैदा किए, यानी काम करने वाले कई नए नए स्पेशलिस्ट पैदा किए। जैसे कि एक बंदा आया जिसको कहते हैं, जो खेती में, खेती के लिए लकड़ी के टूल बनाएगा, उसे कहा गया बढ़ई या सुतार। बंदा आया जिससे लोहे के औजार बनाने हैं, वो कहलाया लोहार। ओके, अच्छी खेती की। जी भैया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी तो मैं थोड़ा सा इधर निकल आया सिटी की तरफ। हाँ, कल कर दे तो, एनी टाइम, कभी भी, दिन में कभी भी। 9 बजे, 9:30 तक पहुंच जाता हूँ मैं, फिर रहता हूँ 3-4 बजे तक। हाँ, 3-4। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है ना। जी जी। हाँ, ओके। तो बढ़ई सुतार, अब लोगों के पास पैसा आया, तो लोगों के पास पैसा आया तो लोहे के साथ साथ एक और धातु की खोज हो गई, जिसे कहते हैं सोना। सोने का काम करने वाला कहलाया सुनार। ओके, तो इस तरह से एक और काम आया।
अब इन सब से राजा की इनकम बढ़ी, राजा की इनकम बढ़ी तो राजा को जरूरत पड़ी एक अकाउंटेंट की, तो एक और जाति पैदा हुई, लेखपाल। लेखपाल या इसे कहते कायस्थ। ओके, तो जैसे जैसे काम बढ़ते गए वैसे वैसे नई नई जातियां जन्म लेती चली गई, नए नए जाति, नए नए व्यवसाय आते गए। सबसे ज्यादा व्यवसाय, सबसे ज्यादा जो डिवीजन हुआ वो वैश्य वर्ण में। ओके, ब्राह्मणों में ब्राह्मण नहीं कई तरह के हुए, क्षत्रियों में क्षत्रिय नहीं कई तरह के हुए, लेकिन जो वैश्य, जो काम करने वाले लोग थे, वैश्य लोग, वैश्य लोग में कई सारी जातियां पैदा हो गई। और जाति, जब जातियां आई तो ये जो कर्म आधारित व्यवस्था थी, कर्म आधारित व्यवस्था, ये कन्वर्ट हो गई जन्म आधारित। जन्म, जन्म से जो तय हो, क्या, जन्म से जो तय हो वही जाति है। क्या, जाति का मतलब ही क्या होता है? जन्म, जाति। ओके, जन्म से जो डिसाइड हो, जन्म से जो तय हो, या और जन्म से त फॉर तय हो, तो जाति कहते। तो जब समाज में व्यक्ति की स्थिति इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वो व्यक्ति ने अपनी लाइफ में क्या अचीव किया है, जब समाज में किसी व्यक्ति की स्टेटस इस बात पर निर्भर नहीं करती कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में क्या कमाया है, बल्कि समाज में व्यक्ति की हैसियत इस बात पर निर्भर करती है कि वो किस परिवार में पैदा हुआ है। मैं बिल्कुल अंगूठा टेक आदमी, अनपढ़ गंवार, एक अक्षर भी पढ़ा लिखा नहीं हूं, फिर भी अगर मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हो गया तो लोग मुझे प्रणाम करेंगे। और कोई शूद्र परिवार में पैदा हुआ, हरिजन परिवार में पैदा हुआ बच्चा, वो अपनी मेहनत से बहुत कुछ अचीव करता है, बहुत ऊपर जाता है, बहुत आगे जाता है, फिर भी समाज उसे रिस्पेक्ट, समाज उसे इज्जत नहीं देगा। इन्हीं सब बातों से तंग आकर के, इन्हीं सब बातों से ऊब करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस धर्म को ही छोड़ दिया कि हिंदू धर्म बकवास है। यहां बकवास होगा कि नहीं? बिल्कुल बकवास होगा। वो धर्म बकवास ही होगा ना जहां योग्यता की कद्र नहीं होगी। तो उन्होंने कहा यह हिंदू धर्म बकवास है। क्यों? क्योंकि इसमें टैलेंट की कोई कद्र नहीं होती है। मेरे जैसे टैलेंटेड, मेरे जैसे नहीं, मतलब सीएम मिश्रा जैसे, अंबेडकर जैसे, मेरे जैसे टैलेंटेड इंसान को भी समाज ने रिस्पेक्ट नहीं। भीमराव अंबेडकर बताते हैं कि जब वो स्कूल में पढ़ा करते थे तो स्कूल में अगर वो पानी पीने के मटके को छू लेते थे तो मटका फोड़ दिया जाता था, क्योंकि वो मटका अछूत हो जाता था। तो उन्होंने कहा यह व्यवस्था सही नहीं है ना? फिर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया? वो व्यवस्था सही नहीं है क्योंकि नहीं थी। आज जो व्यवस्था है उसमें है कि नहीं है? है। आज की व्यवस्था में टैलेंट की कद्र है। आज की व्यवस्था में भी तो नौकरियां जात के आधार पर ही मिल रही हैं। तो भीमराव अंबेडकर ने बदला क्या? कुछ भी नहीं। कि बदला कुछ परिवर्तित किया? हाँ, फिर बात तो वही हो गई। उन्होंने जाति का विरोध किया और जाति पर ही पूरी समस्या टिक कर आज भी वही टिकी रह गई। तो चेंज क्या आया? बदलाव क्या आया? परिवर्तन क्या आया? ये सोचने का विषय। ओके, जाति व्यवस्था का विरोध करते करते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पूरे सिस्टम को जाति व्यवस्था की तरफ ही तो ले गए। ओके, तो इसको क्या कहा उन्होंने, क्या नाम दिया? सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड वर्ण? बेसिक डिफरेंस की बात करें तो बेसिक डिफरेंस यही है, कास्ट सिस्टम इज अ क्लोज सिस्टम।
जो जाति व्यवस्था है एक बंद व्यवस्था है, मतलब इसमें व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति को चाह करके भी परिवर्तित या बदल नहीं सकता। ओके ओके। लेकिन वर्ण व्यवस्था एक ओपन, एक खुली व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति को बदल सकता है, अपनी सामाजिक परिस्थिति को अपने प्रयासों से परिवर्तित कर सकता था। दूसरा डिफरेंस है कि वर्ण व्यवस्था में सिर्फ 4 ही वर्ण थे। ओके, जातियां 2000 से अधिक है, पूरे देश में 2000 से अधिक जातियां हैं। ठीक, वर्ण व्यवस्था में जो वर्णों के पीछे कोई श्रेष्ठता या हीनता का भाव नहीं था। जाति व्यवस्था में श्रेष्ठता और हीनता का भाव है। कुछ जातियां समाज के निचले पायदान पर हैं, वंचित जातियां हैं, दलित जातियां हैं, कुछ जातियां उच्च जातियां हैं जिन्हें समाज में तमाम तरह के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक विशेषाधिकार प्राप्त हैं। इज इट ओके? आ रही बात समझ में? पक्का? अच्छा, नेक्स्ट डिफरेंस, अगला डिफरेंस क्या है? अगला अंतर यह है कि पूरे भारत में वर्ण व्यवस्था एक जैसी थी, कि पूरे भारत में 4 ही वर्ण थे और कर्म पर आधारित। लेकिन जातियों में क्षेत्रीय विविधता पाई जाती। ओके, कई जातियां कुछ क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेंगी, कुछ क्षेत्रों में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे इधर मालवा में आपको पाटीदार लोग मिलेंगे, ओके, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपको पाटीदार नहीं मिलेंगे। समझे कि नहीं? उत्तर प्रदेश में आपको पाटीदार नहीं मिलेंगे, महाराष्ट्र में आपको पाटिल मिलेंगे, मध्य प्रदेश में आपको पाटिल नहीं मिलेंगे। ओके, रेड्डी लोग आपको आंध्र प्रदेश में मिलेंगे, तेलंगाना में मिलेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में आपको रेड्डी लोग देखने को नहीं मिलेंगे। दिस इज रीजनल डाइवर्सिटी, ये क्षेत्रीय विविधता है। ओके, एक लास्ट बात, जैसे मैंने कहा कि जाति व्यवस्था में व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति को बदल नहीं सकता है। एक स्कॉलर हुए, एक विद्वान हुए जिनका नाम था एमएन श्रीनिवास। क्या नाम था? एमएन श्रीनिवास ने एक कॉन्सेप्ट दिया जिस कॉन्सेप्ट को कहते हैं संस्कृतिकरण। क्या कहते हैं? संस्कृतिकरण। एमएन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी। ओके, और क्या कहा? संस्कृतिकरण की प्रक्रिया एक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। उन्होंने कहा इट इज अ प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज। ये सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। ये परिवर्तन कहां हो रहा है? तो उन्होंने कहा समाज की निम्न जातियों में हो रहा है। ये प्रक्रिया समाज की निम्न जातियों में चल रही है। तो क्या देखा उन्होंने? उन्होंने स्पेशली कर्नाटक की कुर्ग जाति में, कर्नाटक की एक निम्न जाति है कुर्ग जाति, कुर्ग जाति के अध्ययन में उन्होंने पाया कि कुर्ग जाति के लोग अपने पड़ोसी, जो उनके पड़ोसी, मतलब कुर्ग गांवों के बगल में जो ब्राह्मणों के गांव हैं, उनके पड़ोसी ब्राह्मणों, ओके, उनके पड़ोसी ब्राह्मणों के क्या री क वी जी। ये एक भाई साहब है हमारे पड़ोस में रहते थे, रिकवी जी। ओके, सलमान हैदर रिकवी। तो हम ये नाम नहीं जानते थे उनका, हम उन्हें रिकवी जी कहते थे। तो हमारे पड़ोसी थे रिकवी जी। तो रिकवी जी
रिक्विजी मतलब क्या होता है? रिक्विजी मतलब होता है रीति रिवाज, कर्मकांड। वी फॉर विचारधारा, और जी फॉर जीवन पद्धति। जीवन पद्धति। फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि एमएन श्रीनिवास ने कर्नाटक की कुर्ग जाति के अध्ययन में क्या पाया? कुर्ग जाति जो कि निम्न जाति है के लोग अपने पड़ोसी ब्राह्मणों के रीति रिवाज, जो उनके समाज में रीति रिवाज प्रचलित है, कर्मकांड, उनकी विचारधारा, उनकी आइडियोलॉजी और उनकी जीवन शैली, जीवन पद्धति का अनुकरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपना नहीं रहे हैं, उसकी नकल कर रहे हैं। एक चीज होता है वो जीवन पद्धति को स्वीकार करना, ओके, और एक चीज होता है इमिटेट करना, यानी उसकी नकल करना। तो उस जीवन पद्धति की ये क्या कर रहे हैं? नकल कर रहे हैं। नकल जानते क्या होता है? नकल वो है जो बिना अकल के की जाए, उसको नकल कहते हैं। ओके, हमारे समाज में आजकल बहुत चल रहा है नकल। हम यूरोप की, पश्चिम की नकल कर रहे हैं बिना सोचे समझे। तो नकल कहते हैं ना। पढ़ने लिखने वाले बच्चे वो सिगरेट पी रहे हैं स्मार्ट बनने के, क्योंकि उन्होंने देखा है फिल्मों वगैरह में कैसे यूरोप के लोग सिगरेट पीते हैं, यूरोप के लोग ऐसे जो फास्ट ड्राइविंग करते हैं। तो भाई उनके यहाँ सड़कें अलग हैं, यूरोप के लोग दारू पीते हैं तो ठंडा प्रदेश है। हमारा भारत यूरोप नहीं है। यहाँ उन चीजों के गलत प्रभाव पड़ते हैं शरीर पर, मन पर, आत्मा पर, लेकिन लोग करते हैं। इसको कहते हैं नकल। तो ये लोग भी, निम्न जाति के लोग भी क्या कर रहे हैं? नकल कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं। किस चीज का अनुकरण कर रहे हैं? ब्राह्मणों के रीति रिवाज, जीवन पद्धति और विचारधारा, इनका अनुकरण कर रहे हैं। पर्पज क्या है? ऐसी नकल का उद्देश्य क्या है? तो एमएन श्रीनिवास ने काफी अध्ययन के बाद पाया कि ऐसी नकल का एकमात्र पर्पज, एकमात्र उद्देश्य, ओके, क्या है? ऐसी नकल का एकमात्र उद्देश्य है कि अपनी सामाजिक परिस्थिति यानी स्टेटस को ऊपर उठाना। वो निम्न जाति के लोग चाहते हैं कि ऐसी नकल करके करते रहने से कई पीढ़ी तक उनकी नकल करते रहने से हम ब्राह्मण तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन ब्राह्मणों की, जैसे कहते हैं ना कि ये ब्राह्मण, जैसे होता है ना कि ये सैमसंग का फोन नहीं है, लेकिन सैमसंग की कॉपी है, ट्रू कॉपी। मतलब समझे कैसी है? ये नकली है, फर्जी वाला, फेक फोन है, ऑफिस में की गई है। ये आईफोन नहीं है लेकिन दिखता आईफोन जैसा है, मतलब नकली वाला आईफोन है ये। मार्केट में ऐसी बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ओके, आपने सुना होगा एक बिस्किट बहुत पॉपुलर है, पार्ले, सुना है, खाया भी होगा। मैंने पार्ले नहीं, पारेल बिस्किट खाया है मैंने। बिल्कुल कॉपी, हूबहू कॉपी, खाली स्पेलिंग की मिस्टेक है। एक में PARLE है, एक में PAREL है, बाकी लिखने की स्टाइल वैसी है। जो रैपर है, रैपर सेम है, साइज सेम है, सब कुछ वही है। पार्ले 2 रुपए में छोटा पैकेट मिलता है, ओके। पारेल 1.5 रुपए में छोटा पैकेट मिलता है। हाँ, मतलब चलो छोटा छोटा मतलब इतना, चलो बड़ा कर लेते हैं अपन। 5 रुपए का एक पैकेट आता है पार्ले, ओके। पारेल खरीदने जाओगे आपको 3 रुपए में मिलेगा, समझे?
तो कभी पार्ले पारेल को पा सकता है क्या? नहीं पा सकता है, लेकिन बराबरी का दावा तो कर ही सकता है। तो ऐसे ही नकल कर करके एमएन श्रीनिवास ने पाया कि ब्राह्मणों की नकल करके निम्न जाति के लोग ब्राह्मण नहीं बन जा रहे हैं, ब्राह्मण नहीं बन जा रहे हैं, लेकिन उनका ऐसा सोचना है कि ब्राह्मण तो मतलब पार्ले पारेल जो है वो पार्ले तो नहीं बन पाएगा, लेकिन कहीं दूर दराज के गांव में उसे पार्ले की इज्जत तो मिल जाएगी जहां पार्ले नहीं पहुंच पाया है। आ रही बात समझ में? तो सेम उसे ब्राह्मण का सम्मान 2 4 10 पीढ़ी बाद मिलने लगेगा। लोग कम से कम यही कहेंगे कि ये लोग नकली ब्राह्मण है। ओके, ब्राह्मण तो कहेंगे, भले ही नकली कहें, ब्राह्मण तो कहेंगे। ओके, तो ब्राह्मणों का सम्मान, ब्राह्मणों की इज्जत समाज में उन्हें, ऐसा कहते हैं एमएन श्रीनिवास। और एमएन श्रीनिवास इस तरह से सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं क्या कि ऐसा नहीं है कि जाति व्यवस्था पूरी तरह से बंद वर्ग है, यानी पूरी तरह से बंद व्यवस्था है। इसमें भी सोशल मोबिलिटी पाई जाती है, इसमें भी सामाजिक गतिशीलता पाई जाती है, लेकिन सामाजिक गतिशीलता की दर बहुत मंद है। यानी इसमें समाज, इस व्यवस्था में जो व्यक्ति है अपनी सामाजिक स्थिति बदल तो सकता है, लेकिन कई पीढ़ियों बाद उसकी स्थिति में परिवर्तन आता है। तो ये ओवरऑल वर्ण और जाति व्यवस्था का कंपैरिजन।